चलेगा, सेशन को शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़ते जाएंगे सभी को पहले ही गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर करनाल जिला, करनाल जिले की बेसिक सी बातें पिछली क्लास में कवर करवा चुका था। करनाल की स्थिति को हम समझ चुके थे, करनाल से करनाल के पड़ोसी जिलों की स्थिति को हम समझ चुके थे, इसके अस्तित्व के बारे में चर्चा हो चुकी थी, एरिया पढ़ चुके थे, जनसंख्या पढ़ चुके थे। तहसील करनाल जिले के अंदर 5 है, उप तहसील बच्चों करनाल जिले के अंदर मैंने 3 बताई थी, विधानसभा क्षेत्र मैंने 5 बताए थे। 5 विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान की 14वीं विधानसभा के अंदर ये 5 विधायक बच्चों आज विधायक के तौर पे चंडीगढ़ में बैठे हैं। तो 5 के 5 विधायक में से आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को याद रखना है। उसके बाद मैंने असंध के बारे में 2-3 क्वेश्चन बताए थे। असंध का पुराना नाम असंध 2 राजाओं की राजधानी रहा, जिसमें राजा परीक्षित की ये दूसरी राजधानी रहा है, और असंध का पुराना नाम आसंदवित रहा है। बच्चों करनाल के पुराने नाम की चर्चा कर चुके थे, इसके संस्थापक की चर्चा कर चुके थे, नामकरण को पढ़ चुके थे, उपनाम जिसे हम निकनेम बोल सकते हैं ये हम पढ़ चुके थे। उसके बाद यहाँ के उद्योग हम कवर कर चुके थे। उद्योगों के साथ साथ हम मंदिर यहाँ पढ़ रहे थे, और 3 मंदिर मैंने आप लोगों को बताए जो करनाल जिले में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। मंदिर के बाद हम चर्चा करते हैं मेलों की। किसकी चर्चा करेंगे? मेलों की। और मेले क्या होते हैं? मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है सर। जहां पर भी भीड़ आप लोगों को नजर आ जाएगी उसी को हम क्या बोल देते हैं? मेला बोल देते हैं। ठीक है, तो करनाल के अंदर लगने वाले जो मेले होंगे इनको पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला जो मेला आप लोगों को ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है पांडु मेला। और बच्चों पांडु मेला जो लगता है पपहाना गांव में ये लगता है। गांव का नाम आपको याद रखना है। जहां पर मैं गांव का नाम आप लोगों को बताऊं, पपहाना जो गांव है ये असंध तहसील का गांव है। असंध मैंने करनाल की तहसील भी बताई आप लोगों को, विधानसभा क्षेत्र भी बताया। तो असंध तहसील का गांव है पपहाना, जहां लगता है ये पांडु मेला। और इस मेले की खास बात क्या है कि इस मेले का जो आयोजन है बच्चों वो प्रति महीने किया जाता है। तो हरियाणा के अंदर एक ऐसा मेला जिसका आयोजन प्रति महीने होता है वो पांडु मेला है। तो इस मेले का आयोजन जो है वो प्रति महीने किया जाता है। दूसरा जो मेला ध्यान रखेंगे वो रखेंगे बाबा सिमरन दास। ये तो बड़ा प्यारा नाम है बाबा का, सिमरन दास। तो सिमरन तो याद हो ही जाएगी तुम लोगों के। बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला। बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला। बच्चों इसे डायरेक्ट कच्ची समाधि का मेला भी बोल देते हैं। ये इंद्री के अंदर लगता है बच्चों, और इंद्री है करनाल जिले की तहसील भी, विधानसभा क्षेत्र भी। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के भी पूछ लिया जाता है कि इंद्री के अंदर लगने वाला कच्ची समाधि का मेला किस बाबा की याद में लगता है? सिमरन दास जी की याद में। कच्ची समाधि का मेला कौन से जिले में लगता है? करनाल में। करनाल के कौन से क्षेत्र में लगता है? इंद्री में। इंद्री के अंदर कौन सा मेला लगता है? बाबा सिमरन दास जी की कच्ची समाधि का मेला लगता है। तीसरा जो मेला होगा वो होगा देवी का मेला। अब ये नहीं पता ये देवी कौन सी है, लेकिन है पक्की ये देवी। तो देवी का जो मेला है बच्चों वो लगता है पटेड़ा गांव के अंदर। पटेड़ा जो गांव है ये आपके करनाल जिले का गांव। नेक्स्ट है बच्चों गोगा पीर का मेला। आप सभी को पता होगा कि जो भादवे का महीना होता है जिसे हम भाद्रपद बोल देते हैं, जो देसी कैलेंडर के अंदर छठा महीना होता है, और जिस कैलेंडर को हम यूज करते हैं जहां जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपको पढ़ाया जाता है,
इस कैलेंडर को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर बच्चों ये 9वां महीना होता है, देसी कैलेंडर का ये 6ठा महीना होता है, इसी को भाद्रपद महीना बोलते हैं। और भाद्रपद महीने की 9वीं को जो बच्चों त्योहार हम मनाते हैं उसी को हम गोगा नवमी बोलते हैं। अष्टमी को पैदा हुए थे भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उसे जन्माष्टमी बोलते हैं। और जन्माष्टमी के अगले दिन बच्चों क्या आता है, गुग्गा आता है। क्या आता है, गुग्गा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुग्गा पीर का जो मेला है, सबसे पहले ये लगता कहाँ है, गुग्गा पीर का मेला लगता है सर खेड़ा गांव में, खेड़ा गांव में। और ये खेड़ा गांव कहाँ है, करनाल का गांव है। आपसे ये पक्का पूछा जाता है कि ये कौन से महीने में लगता है। अब हर मेला कौन से महीने में लगता है ये याद नहीं करना, जो मैं आपको बताऊं बस उतना याद कर लोगे, काम चल जाएगा। भाद्रपद महीने में, जिसे आप भादुआ बोल देते हो। बच्चों भाद्रपद महीने में एक और मेला लगता है जिसे हम बोलते हैं छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला। और छड़ियों का जो मेला है ये लगता है अमूपपुर गांव में। अमूपपुर गांव करनाल के अंदर लगने वाला ये छड़ियों का मेला भी लगता है भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने में गुग्गा नवमी के अवसर पर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गुग्गा जी जो महाराज है वो किसके रक्षक माने जाते हैं, तो जल्दी से आंसर दो मेरे को कमेंट करके। गोगा जी जो महाराज हैं वो किसके रक्षक माने जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे कि गोगा जी महाराज किसके रक्षक माने जाते हैं। तो भाद्रपद महीने में गुग्गा नवमी के अवसर पर लगता है छड़ियों का मेला। और जो भी भगत होंगे ना बच्चों, भगत इस अवसर पर छड़ी की पूजा करते हैं। और छड़ी की पूजा किए जाने के कारण ही इसे बोलते हैं छड़ियों का मेला। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, छड़ियों का मेला बोलते हैं। एक मेला है बच्चों परास्तर का मेला। पराशर ऋषि का नाम है और पराशर ऋषि महर्षि वेदव्यास के पिता हुए हैं। महर्षि वेदव्यास जो संतान थे वो पराशर नाम और सत्यवती की संतान थे। पराशर नाम के एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने सत्यवती से बच्चों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। ठीक है, परमानेंट मैरिज नहीं होती थी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती थी, तो इन्होंने कुछ समय के लिए शादी की थी और इन दोनों से एक संतान उत्पन्न हुई। उसी संतान को हम महर्षि वेदव्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है, महर्षि वेदव्यास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है सांप, और अनीता ने तो नाग छाप ही दिया है। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत कलाकार बच्चे हो तुम लोग। यानी कि सांप नहीं लिखा, सांप का फोटो ही छाप दिया। ठीक है, बहुत अच्छे। पराशर का जो मेला है ना ये त्रावड़ी, ये बच्चों त्रावड़ी के अंदर आयोजित किया जाता है। तो ये 6 मेले आप लोगों को ध्यान रखने हैं, 7वां मेला भी आप लोगों को याद नहीं रखना है। बिल्कुल, गाय जो बोल रहा है ना, तो गाय का पीछा छोड़ के सांप के पीछे लग जाओ तुम अब। ठीक है, गाय का पीछा छोड़ देना, अब सांप के पीछे लग जाना है तुम लोगों को। तो गोगा जी महाराज किसके रक्षक माने जाते हैं, सांप के रक्षक। चलेगा, मेलों के बाद हम बात करते हैं यहां पर दरगाह की, मजार की, मकबरों की और चर्च की। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपके क्या है, किसी विशेष धर्म से जुड़ी हुई इमारतें हैं।
तो दरगाह और मजार के ऊपर ज्यादातर लोग कौन जाते हैं बच्चों? ज्यादातर मुस्लिम लोग जाते हैं, लेकिन अपने हिंदू भी चले जाते हैं। अपना हिंदू तो बहुत अच्छा है, वो हर जगह घुस जाता है, ठीक है। तभी तो बच्चों हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है। हमें कुछ भी दिख जाओ हम वहीं पे घुस जाएंगे। यदि लंगर लगा हुआ है तो हम गुरुद्वारे में भी घुस जाएंगे। यदि क्रिसमस डे है बच्चों तो हम चर्च में भी घुस जाएंगे कि क्या चल रहा है, अंदर एक बार देख ही आते हैं। दरगाह और मजार हो तो डर के मारे वहां पर भी मत्था झुका देते हैं। और मंदिरों के अंदर तो बच्चों हम सबसे लास्ट में जाते हैं। इसीलिए हमारा जो हिंदू है ना वो बहुत अच्छे दिल वाला है। हम कट्टर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कट्टर, ठीक है, हर जगह जाके देखना चाहिए। तो बच्चों दरगाह या मजार आप सभी जानते हैं क्या होती है कि किसी भी प्रसिद्ध मुस्लिम संत के द्वारा किसी भी स्थान पर खड़े होकर जब लोगों को प्रवचन दिया होगा तो उन संतों के वहां से चले जाने के बाद लोगों ने उस जमीन को पूजना स्टार्ट कर दिया होगा, और उसी पूजनीय जमीन को हम दरगाह या मजार बोलते हैं। दरगाह और मजार में कोई अंतर नहीं होता, दरगाह और मजार एक ही होती हैं। मकबरे का मतलब क्या होता है? जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार करके आते हैं, तो जहां पर अंतिम संस्कार किया होगा वो शमशान घाट होगा, सीधी सी बात है। और जहां अंतिम संस्कार किया जाता है यदि उसके ऊपर हम कोई ना कोई भवन इमारत खड़ी कर दे तो उसे हम समाधि बोल देते हैं। ऐसे ही मुसलमानों में भी होता है, मरते तो वो लोग भी होंगे, और मुसलमानों को जब दफनाया जाता है तो उस जगह को कब्र बोलते हैं। और कब्र के ऊपर खड़ी की गई कोई भी इमारत जो होगी वो क्या कहलाएगी? मकबरा। यानी कि कब्र हर मुसलमान की होती है, मकबरा हर मुसलमान का नहीं बनेगा। मकबरा मेरे प्यारे बच्चों जो फेमस होगा उसी का बनेगा, ठीक है। तो यहां पर मकबरा तुम समझ चुके हो। चर्च का मतलब होता है क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, ईसाई जो लोग होते हैं, जो गोरे चिट्टे अंग्रेज होते हैं, उनका पूजनीय जो स्थान होगा वो क्या होगा? चर्च होगा। तो सारी की सारी चीजें करनाल की हम यहीं पे पढ़ेंगे। सर थोड़ा सा नीचे लिखिएगा। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या? फुल स्क्रीन को टच करो मेरे बच्चों। इस ऐप में बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर हैं, तुम लोग चेक नहीं करते हो, ठीक है। तुम स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। और आप लोगों को एक मैसेज जरूर दे देता हूं कि ये ऐप जो है ना बड़ी सिक्योर ऐप है। यदि आपके पास कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाली आपके पास एप्लीकेशन है, ये तुरंत आपकी आईडी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो आपको अपने मोबाइल के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर लेनी है जिसके पीछे तुम फिर रोते फिरो कि सर मेरा बैच एक्टिवेट दोबारा से कर दो, ये कर दो, ठीक है। क्योंकि ये फुल सिक्योर ऐप है ना। यहाँ पर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों का तो दिमाग ऐसे ही चलता है कि सर ने 6 महीने की वैलिडिटी दी है, जल्दी से एक बार स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के इसको परमानेंट क्या कर लेता हूँ, मेरे पास रख लेता हूँ, है ना। हाँ तो इतना तेज दिमाग नहीं चलाना, तेज दिमाग चलाना है बस ये शब्द याद रखने में, बाकी तेज दिमाग नहीं चलाना कहीं पर भी। दरगाह पढ़ेंगे सबसे पहले। एक मजार तुम्हें पढ़ा रहा हूं यहाँ, 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की जो मजार है बच्चों ये कहां पर है? मधुबन में। 5 भाई थे और उनके नाम पर ही यहाँ पर है मजार। मधुबन है बच्चों, नेशनल हाईवे 44 के ऊपर करनाल से निकलते ही पानीपत की तरफ जाते हैं, वहां पर आपको मधुबन नजर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों एक दरगाह, शाह अलामा नूर मोहम्मद। शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह। बच्चों शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह, ये जो शाह अलामा नूर मोहम्मद की दरगाह है ये नाम बड़ा लंबा है तो लोगों को याद रखने में मुश्किल होती होगी, परेशानी होती होगी। तो बच्चों जिस गांव के अंदर ये दरगाह है वहां के लोगों ने एक जुगाड़ ढूंढा और इनका नाम नूर मोहम्मद से क्या बोलना शुरू कर दिया? नूरी। इसी को नूरी दरगाह बोलते हैं। और ये नूरी जो दरगाह है जिसका पूरा नाम शाह अलामा नूर मोहम्मद, बच्चों ये नेवल गांव के अंदर बनी हुई है। नेवल गांव करनाल जिले का गांव है। और जिस नेवल गांव के अंदर हम ये दरगाह पढ़ रहे हैं इसी नेवल गांव के अंदर अपने हरियाणा पुलिस के कमांडो जो हैं वो ट्रेनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि हरियाणा पुलिस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर इसी गांव के अंदर बना हुआ है बच्चों। तो ध्यान रखना है, हरियाणा
कमांडो पुलिस या पुलिस कमांडो? ट्रेनिंग सेंटर। वो इसी गांव में बच्चों स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ एक मकबरा है और उसका नाम है मीरा साहिब का मकबरा। मीरा साहिब का मकबरा। मीरा साहिब का मकबरा है बच्चों करनाल में। नेक्स्ट यहाँ एक और दरगाह है, दरगाह बू अली शाह कलंदर। ये भी बच्चों कहाँ है? करनाल के अंदर। ठीक है, गुरुद्वारा भी इसी में साथ ही लिखवा रहा हूं। अच्छा, फिर चर्च भी हमें पढ़नी पड़ेगी। गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा है वो भी हम यहीं पे कवर करेंगे। चर्च है बच्चों यहाँ पर सेंट जेम्स चर्च। सेंट जेम्स चर्च। ठीक है, सेंट जेम्स चर्च जो है ये करनाल में है। इसको छावनी चर्च भी बोल देते हैं। इसको छावनी चर्च भी बोल देते हैं। ठीक है, एक गुरुद्वारा आप लोगों को ध्यान रखना है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। अब सर ये मंजी साहिब हम बहुत जगह पढ़ते हैं, क्या लॉजिक है, क्या फंडा है सर? मंजी एक पवित्र वर्ड होता है मेरे बच्चों, जो सिख धर्म के लोग अपने गुरुद्वारों के आगे जोड़ते हैं। मंजी एक पवित्र शब्द है जो सिख धर्म के लोग अपने गुरुद्वारों के नाम के आगे जोड़ते हैं, और हरियाणा के कई गांवों के अंदर इस नाम से गुरुद्वारे आपको मिलेंगे, कई शहरों में गुरुद्वारे मिलेंगे। ठीक है, तो सर जब हमसे पूछा जाए मंजी साहिब गुरुद्वारा तो हम आंसर क्या दें? हमने तो करनाल भी पढ़ा है, रोहतक भी पढ़ा है, कई गांव भी पढ़े हैं जींद के अंदर, हमने सर अंबाला भी पढ़ा है, कैथल भी पढ़ा है। तो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा यदि हमसे पूछा जाए तो आंसर क्या दें? तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा बच्चों। जहां जहां मंजी साहिब गुरुद्वारे हैं हरियाणा के किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे जो पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों का मन अटैच है, दिल अटैच है बच्चों, वो गुरुद्वारा कैथल के अंदर है, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को समर्पित है। तो जब आपसे मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछा जाए तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में यदि आपको कैथल दिख जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे आप कैथल को, कैथल नहीं मिलता है तो अंबाला को, कैथल अंबाला दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं तो मेरे बच्चों लाखन माजरा गांव रोहतक को, और ये तीनों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं तब जाके आपको आंसर देना है करनाल। मंजी साहिब गुरुद्वारा एक करनाल में भी है बच्चों। ये गुरुद्वारा उस जगह के ऊपर बनाया गया है जहां पर सिखों के पहले गुरु नानक देव और एक सूफी संत जिनका नाम है फकरुद्दीन, फकरुद्दीन नाम के सूफी संत से सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर बैठकर मुलाकात की थी, और इनके जाने के बाद सिख धर्म के लोगों ने इस जमीन को पूजना स्टार्ट कर दिया और वहीं पर एक गुरुद्वारा बना दिया। उसी गुरुद्वारे को क्या बोलते हैं? मंजी साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि ये कौन से गुरु को समर्पित है, तो ये गुरु नानक देव जी को समर्पित है, गुरु नानक देव जी को क्या है ये समर्पित है। तो आपसे गुरुद्वारे जो हैं बच्चों इस तरीके से पूछे जाते हैं, और सीटी के पेपर में पूछा भी गया है। मैं तो पहले के बैचेज में भी बच्चों को बताता था कि इसी तरीके से तुम्हें गुरुद्वारे पढ़ने चाहिए। ठीक है, आज क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा क्वेश्चन इनडायरेक्ट लैंग्वेज से पूछा जाता है। कंपटीशन बहुत बड़ा है, 12 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, वैकेंसी सारी 30-40 हजार है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इनडायरेक्ट लैंग्वेज से पूछा जाएगा।
कि गुरु नानक देव जी को समर्पित मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तब आपको पता होना चाहिए कि मंजी साहिब गुरुद्वारे तो हरियाणा में कई जगह है, लेकिन गुरु नानक देव जी को समर्पित मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, करनाल के अंदर है। ठीक है, इतना सा नोट हो चुका होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा और संस्थान की। बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि शिक्षा में सबसे बड़ा लेवल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर यूनिवर्सिटी लेवल। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ही सबसे पहले आप लोग पढ़ना पसंद करते होंगे। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है तब जाके आप कॉलेज में जाते हो। तो शिक्षा व संस्थान में सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है बच्चों, उसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हम क्या बोलेंगे, बागवानी। बागवानी विश्वविद्यालय। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर बागवानी जो विश्वविद्यालय है बच्चों, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और 2016 में इसे स्थापित किया गया अंजनथली के अंदर। अंजनथली एक जगह है करनाल में। और मैं आप लोगों से पूछूं कि अंजनी कौन थी, एक बार जल्दी से कमेंट में आप बताओ, अंजनी कौन थी बच्चों। अंजनी थी भगवान हनुमान जी की माता। तो ये जो गांव बसाया गया है ये भगवान हनुमान जी की माता अंजनी के नाम पर बसाया गया है और करनाल का ये गांव है अंजनथली। सर दिख नहीं रहा, नीचे लिख दो। भाई इस मोबाइल के अंदर स्क्रीन को पूरा कर ले, ठीक है, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे कैमरे में स्क्रीन पूरी है तो एप्लीकेशन में भी स्क्रीन पूरी होगी और मेरे सामने भी स्क्रीन चल रही है, उस स्क्रीन में भी पूरा है। तो आप लोग यदि इसको पूरी स्क्रीन पे नहीं लेके आओगे तो कैसे दिखेगा। तो 2016 अंजनथली करनाल के अंदर इसे स्थापित किया गया। हम बात करें तो किसके सहयोग से इसे स्थापित किया गया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सर सहयोग किया था नीदरलैंड देश ने। नीदरलैंड देश के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। बच्चों ये हरियाणा में प्रथम और एकमात्र बागवानी विश्वविद्यालय है। प्रदेश की प्रथम प्रदेश की प्रथम व एकमात्र बागवानी क्या है, यूनिवर्सिटी है ये। बच्चों इस यूनिवर्सिटी के जो मुखिया होंगे, तो यूनिवर्सिटी का मुखिया कौन होता है, वाइस चांसलर होता है। तो इसके जो वर्तमान वीसी होंगे वो भी आपको याद रखना है। वीसी का मतलब वाइस चांसलर होता है, वाइस का मतलब छोटा होता है, छोटे को उप बोलते हैं, चांसलर को कुलपति बोलते हैं। तो मेरे बच्चों इसके जो वाइस चांसलर हैं वो हैं प्रोफेसर समर सिंह। प्रोफेसर समर सिंह। अब क्वेश्चन यहां से जब भी पूछा जाएगा अच्छे लेवल का, वो ऐसे आएगा कि हरियाणा के अंदर एकमात्र जो बागवानी यूनिवर्सिटी है उसका नाम किस योद्धा के नाम पर रखा गया है, तो वो योद्धा कौन होंगे, वो महाराणा प्रताप होंगे। कौन होंगे, महाराणा प्रताप। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है बच्चों वो है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी।
वर्ष 2016 के अंदर हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल के अंदर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की थी और उस समय बच्चों इसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा जाना तय किया गया था। लेकिन बाद में इसका जब उद्घाटन किया जाता है, इसकी आधारशिला रखी जाती है, तो कल्पना चावला का नाम पीछे धकेलते हुए इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन बच्चों तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय के नाम से किया जाता है। और ये दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अब बन रही मेडिकल यूनिवर्सिटी कुटैल गांव के अंदर निर्माणाधीन है। कुटैल गांव के अंदर ये बन रही है और 2023 तक ये बन के तैयार होगी बच्चों। कुटैल गांव के अंदर ये बन रही है और 2023 तक ये बन के तैयार होगी। और पहले इसका जो नाम रखा जाना तय हुआ था, पहले जो नाम रखा जाना तय हुआ वो डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर, डॉक्टर कल्पना चावला के नाम पर। आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं? ऐसा तो नहीं होगा? बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा सर आराम से पढ़ा रहे हैं ना, तो आराम से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, यहाँ सिर्फ दो यूनिवर्सिटी है मेरे बच्चों, ये एक निर्माणाधीन है और एक काम कर रही है। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ कॉलेज की, और कॉलेज में हम बात करें तो यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज पढ़ेंगे, डॉक्टर कल्पना चावला। क्योंकि मेरे को हर बच्चे को साथ लेके चलना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, तो उन बेचारों का भी भला होना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पहले कई बार पढ़ चुके हैं, तो उनको ये लगेगा कि सर आराम से पढ़ा रहे हैं, ये चीजें तो मेरे को आती हैं। तो वो इसलिए आती हैं आप लोगों को क्योंकि आप मेरे से पहले पढ़ चुके हो अच्छे से। तो उन बच्चों को भी साथ लेके चलेंगे, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ा देंगे। पहला जिला है, दूसरे जिले में समझाने का काम कम होगा और फटाफट काम करेंगे फिर, ठीक है। डॉक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज पेपर में पूछे जाते हैं बच्चों। डॉक्टर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ये भी कहाँ है? करनाल के अंदर है सर, करनाल के अंदर है। और यदि मैं आप लोगों से इसकी स्थापना पूछ लूं तो स्थापना बताने वाला स्टूडेंट शायद ही क्लास में कोई हो। स्थापना जो हुई बच्चों वो वर्ष 2017 के अंदर हुई थी। अब मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज हमेशा किसके अंडर काम करेगा? यूनिवर्सिटी के अंडर काम करेगा। अब यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए? सेम सेक्टर की होनी चाहिए। इसका सेक्टर कौन सा है? मेडिकल सेक्टर है। तो यूनिवर्सिटी भी कौन सी के अधीन होगा? ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के। और आसपास इसके मेडिकल यूनिवर्सिटी कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन ये तो अभी बनी नहीं है, बनी नहीं है, तब तक बच्चों इसके अधीन कैसे आएगी? तो फिलहाल जो ये यूनिवर्सिटी है ना, ये PGIMS रोहतक के अधीन है। PGIMS पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, PGIMS रोहतक के अधीन। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत काम करता है, या कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये आता है? PGIMS रोहतक के अंतर्गत ये आता है। बहुत अच्छे, सोनिया रंगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कॉलेज है बच्चों वो यहां पर बात करेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज है सर एक। लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज का पूरा नाम तुम्हें पता होना चाहिए, गुरु ब्रह्मानंद, गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज। गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है बच्चों, ये नीलोखेड़ी के अंदर है। और नीलोखेड़ी तो बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि ये करनाल जिले की हम रिजर्व सीट पढ़ चुके हैं। गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जब स्थापित किया गया तो ये आजादी के बाद ही स्थापित कर दिया गया था। ये हरियाणा का प्रथम, जो प्रथम होता है वही पुराना होता है और सबसे बड़ा, हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा बच्चों ये क्या है? पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अब कॉलेज कई टाइप के होंगे आपके,
इंजीनियरिंग कॉलेज अलग होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज अलग होगा। तो ये हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा क्या है सर, पॉलिटेक्निक कॉलेज है। बच्चों जब ये कॉलेज स्थापित किया गया था तो भारत सरकार ने आजादी के बाद एक योजना चलाई थी जिसका उद्देश्य था उद्योगों को रफ्तार से आगे बढ़ाना। और उद्योग कब बढ़ेंगे, जब मजदूर आएंगे, जब कार्मिक आएंगे। जब उद्योगों के अंदर काम करने वाले मजदूर ही नहीं होंगे तो उद्योग कैसे सफल होंगे। तो इसलिए बच्चों भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी ताकि उद्योगों को सफल बनाया जाए, और उस योजना का नाम है मजदूर मंजिल योजना। और उसी मजदूर मंजिल योजना के अंतर्गत बच्चों ये पॉलिटेक्निक कॉलेज आजादी के बाद हरियाणा को मिला था। तो ध्यान रखना है ये जो कॉलेज है ये स्थापित किया गया था मजदूर मंजिल योजना के तहत। तो ये नए नए क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। मजदूर मंजिल योजना, हरियाणा के अंदर कौन सा कॉलेज मजदूर मंजिल योजना के तहत स्थापित किया गया था? गुरु ब्रह्मानंद। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि इसका पूरा नाम या इसका नाम किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है? गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर बच्चों रखा गया है। ठीक है, सर सैटरडे संडे को भी क्लास होगी क्या? सैटरडे को तो होगी, संडे को तो नहीं होगी भाई। ठीक है, सैटरडे को तो करेंगे, संडे का दिन तो कम से कम घर वालों को देने दो मेरे को, वरना घर वाले घर से निकाल देंगे मेरे को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और तुम लोग बिल्कुल भी नहीं रखोगे मेरे को। ठीक है, यदि घर वालों ने निकाल दिया तो कौन है जो मेरे को रख लेगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो गुरु ब्रह्मानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाद अब यहाँ पे बात करते हैं हम स्कूल की। ठीक है, कॉलेज के बाद हम स्कूल की बात करेंगे। दो कॉलेज यहाँ से पूछे जाते हैं। स्कूल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं माता प्रकाश कौर। माता प्रकाश कौर मूक बधिर व वाणी विकलांग के अंदर, माता प्रकाश कौर मूक बधिर व वाणी विकलांग के अंदर, यानी कि वो बच्चे जो बोल नहीं पाते और सुन नहीं पाते, या आवासीय विद्यालय। आवासीय विद्यालय का मतलब जहां पर हॉस्टल की सुविधा हो, बच्चों के रहने की उचित व्यवस्था हो। ठीक है, आवास हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों छठे नंबर पे, यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने 1986 से सभी राज्यों के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय उन बच्चों के लिए शुरू किए थे जो पैसे के अभाव में बच्चों आगे नहीं पढ़ सकते थे। तो उन बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए, उनका टैलेंट ऊपर लेके आने के लिए केंद्र सरकार ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भारत के सभी राज्यों में बच्चों ये 1986 से स्कूल खोले जाने शुरू किए थे। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत के सभी राज्यों में है, सिर्फ एक राज्य को छोड़कर। तमिलनाडु राज्य भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। लेकिन यदि हम अपने हरियाणा के 22 जिलों की चर्चा करें तो 22 जिलों में मेरे बच्चों ध्यान रखना है, सिर्फ चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जहां जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। बाकी बचे 21 जिलों में हम जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ेंगे। और यहाँ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है बच्चों वो आप लोगों को ध्यान रखना है सागा गांव के अंदर है। कौन से गांव में? सागा। तो पक्का पेपर में पूछा जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय। सारे के सारे जवाहर नवोदय विद्यालय मेरे साथ याद करते रहना कि करनाल का जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है? सागा गांव के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल बच्चों अब बात करें तो 1961 में बच्चों केंद्र सरकार के द्वारा सैनिक स्कूलों की भी स्थापना की जानी शुरू की गई। और सबसे पहले भारत के अंदर 2 सैनिक स्कूल खोले गए, जिसमें एक स्कूल खोला गया था पुणे के अंदर जो महाराष्ट्र में है, और एक स्कूल खोला गया अपने हरियाणा के करनाल जिले के कुंजपुरा गांव के अंदर। तो ये सैनिक स्कूल है कुंजपुरा गांव में। सैनिक स्कूल कहाँ है बच्चों? कुंजपुरा गांव के अंदर है। ये जो सैनिक स्कूल है ये प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल है। बच्चों जो पहला होता है वही अक्सर पुराना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पुराना पूछ ले तो इसका मतलब वो प्रथम ही पूछ रहा है।
बात करें सर इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो सैनिक स्कूल काम कर रहे हैं, तीसरा निर्माणाधीन है बच्चों। स्थापना जो हुई वो 1961 के अंदर हुई, 1961, 1961 कुंजपुरा गांव करनाल के अंदर ये सैनिक स्कूल खोला गया था। तो कीजिएगा जल्दी से नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा तुम्हारे गांव में होगा, मातन हेल गांव से है गुड़िया तू, बहुत अच्छे, चलेगा। नोट कर चुके होगे ना, आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये आपको दो तीन स्कूल ध्यान रखने हैं, एक माता प्रकाश कौर मूक बधिर है, एक जवाहर नवोदय विद्यालय है और एक सैनिक स्कूल है, ठीक है। दो कॉलेज याद रख लेना और ये दो यूनिवर्सिटी याद रख लेना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। आगे बढ़ेंगे फिर। अब यहां हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, संस्थान की बात करते हैं। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है जिसका नाम है बड़ी दूर दूर तक चलता है, बच्चों दूर दूर क्या पूरे भारत में चलता है, डेयरी के क्षेत्र में, वो संस्थान है एनडीआरआई। और मैं तुम लोगों से पूछूं एनडीआरआई की फुल फॉर्म, तो सारे के सारे बच्चे जानते होंगे, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ध्यान रखना बच्चों, इसको हिंदी में बोल दिया करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान का मतलब जहां पर रिसर्च की जाती है, संस्थान का मतलब जहां पर बच्चों रिसर्च के साथ साथ पढ़ाई भी करवाई जाती हो, है ना, उसे इंस्टीट्यूट बोलेंगे। जैसे तुम भी कभी ना कभी इंस्टीट्यूट में गए होंगे कोचिंग वगैरह लेने। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। हम चर्चा करें इसकी स्थापना की, हम चर्चा करें सबसे पहले इसकी स्थापना की। एचसीएस के पेपर में पूछा गया था, ये सेम डिट्टो क्वेश्चन पढ़ाता हूं, सेम डिट्टो पूछा गया था। स्थापना जो की गई थी बच्चों वो सबसे पहले 1923, स्थापना सबसे पहले 1923, और यह स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ठीक है बच्चों, राज्य पूछ ले तो कर्नाटक बता दोगे तुम लोग, और शहर पूछ ले तो बेंगलोर बता दोगे तुम लोग। 1923 में अंग्रेजों का शासन था भारत के ऊपर, अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो बच्चों अंग्रेजों ने किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी सेंटर का नाम वो ना तो सेंट्रल रखते थे ना नेशनल रखते थे, ना तो वो राष्ट्रीय शब्द यूज करते थे ना वो केंद्रीय शब्द यूज करते थे। तो जितनी भी अंग्रेजों की सरकारी संस्थाएं भारत में होती थी वो ज्यादातर नाम इंपीरियल दिया करते थे। तो बच्चों इसका जो पुराना नाम है, जब इसकी स्थापना की गई तो अंग्रेजों ने इसका नाम क्या रखा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम रखा था सर इंपीरियल, इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट।
इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन और डेयरी का मतलब दूध, दोनों के दोनों बड़े क्षेत्र इस इंस्टीट्यूट को सौंप दिए गए। एक साथ ये दोनों बड़े क्षेत्र नहीं संभाल पाया तो बच्चों 1936 में इस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी घटा दी गई और इसके नाम में से एनिमल हस्बेंड्री शब्द गायब कर दिया जाता है और 1936 में इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाता है? इंपीरियल डेयरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाता है। बच्चों फिर अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं, मतलब अपना देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947, जिसे हम स्वतंत्रता बोलेंगे। और स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों के जाने के बाद जो नाम अंग्रेजों ने दे रखा था वो अंग्रेजों के साथ ही हमने विदा कर दिया और इसका नाम इंपीरियल से हमने रख दिया बच्चों NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1955 के अंदर बच्चों 1947 में इसका नाम बदला तो 1955 में इसकी जगह बदल दी गई और जिस इंस्टीट्यूट की जगह बदल दी जाए उसे हम बोल दिया करते हैं स्थानांतरण। जिसका स्थान ही बदल दिया जाए उसे हिंदी में स्थानांतरण बोल देते हैं। और 1955 में स्थानांतरण बच्चों इसका कर दिया जाता है बेंगलोर से करनाल। बेंगलोर से इसे करनाल लाया जाता है। तो आपसे यदि पूछ ले NDRI की स्थापना भारत में कब हुई तो 1955 नहीं बोलेंगे, 1923 बोलेंगे। लेकिन आपसे पूछे NDRI के आगे करनाल जोड़ के, NDRI करनाल की स्थापना कब हुई, तब तुम्हें 1955 बोलना है। NDRI के पीछे करनाल जोड़ने का मतलब है कि NDRI करनाल में कब आया? 1955, 1955 में आया। बच्चों इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया 1989 के अंदर। 1989 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। बच्चों यूनिवर्सिटी कई टाइप की होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। हरियाणा के अंदर आज के समय 6 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 3 प्राइवेट डीम्ड हैं, 3 सरकारी डीम्ड हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। वो केंद्र सरकार भी हो सकती है, वो राज्य सरकार भी हो सकती है। और केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होने के बावजूद वो अपने कई और कॉलेज नहीं चला सकती, बल्कि उसका खुद का एक मेन कैंपस होगा। ऐसी यूनिवर्सिटी को हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को हम डीम्ड नहीं बोल सकते हैं, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। क्यों है वो स्टेट यूनिवर्सिटी? क्योंकि वो हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो UGC के द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन उसके बहुत सारे और कॉलेज चलते हैं। जैसे बच्चों कोई जींद में पढ़ रहा होगा या कोई कैथल के अंदर पढ़ रहा होगा तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ही कॉलेज आते हैं। आजकल जींद वाले तो CRSU के अंतर्गत आते हैं, भिवानी वाले CBLU के अंतर्गत आते हैं, हिसार वाले GJU के अंतर्गत आते हैं ना। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब तुम समझ चुके होंगे, जो अपना खुद का एक कैंपस चला सकती है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी टाइप नहीं है लेकिन वो मान्यता प्राप्त होने के बावजूद भी अपना कोई और कैंपस नहीं चलाती है। तो 1989 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या दे दिया जाता है? दर्जा। और ये भी याद रखना हरियाणा के अंदर कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं आज के समय? 6, जिसमें से 3 प्राइवेट हैं और 3 सरकारी हैं। तो ये 3 सरकारी डीम्ड यूनिवर्सिटी में है। ठीक है बच्चों, 1989 में जब इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो 1990 में इस यूनिवर्सिटी ने, इस NDRI ने एक बहुत बड़ा कारनामा रचा। और बच्चों वो क्या कारनामा कर दिखाया? 1990 में इसने IVF तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1990 में भारत की प्रथम IVF तकनीक से भैंस को जन्म दिया बच्चों, या भैंस को तैयार किया। भैंस का मतलब यहाँ बछड़ा है, कहीं तो सोचो पूरी की पूरी बड़ी भैंस है। ठीक है, भैंस का मतलब यहाँ बछड़ा है। ठीक है, भैंस को तैयार किया। और इस भैंस का नाम पता है क्या रखा गया? भैंस का नाम या बछड़े का नाम
प्रथम, प्रथम का मतलब पहला, ये पहला कारनामा इन्होंने कर दिखाया था, इसे प्रथम भी बोल सकते हैं, प्रथम भी। तो आईवीएफ तकनीक से भैंस को तैयार करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? एनडीआरआई के नाम। और मैंने आपको साल भी बता दिया है 1990। और 1990 में मेरे बच्चों जो ये कारनामा कर दिखाया, ये किस साइंटिस्ट की बदौलत? उस पशु वैज्ञानिक का नाम है मोतीलाल मदान। क्या है बच्चों? मोतीलाल मदान। तो ये जो तैयार किया गया है ये मोतीलाल मदान के द्वारा। और मोतीलाल मदान से क्वेश्चन पूछा गया था ना, बिल्कुल। मोतीलाल मदान को पुरस्कार भी मिले, हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2020, पद्मश्री 2022, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2022 का देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री किसे मिला है? मोतीलाल मदान को मिला है। हाँ, भैंस का मतलब बछड़ा ही है यहाँ। की हाल है? की हाल किसने कहा भाई? तुमने पूछा है सोनिया का हाल पूछा है, किसका पूछा है? तुमने तो बताया कर। ठीक है, की हाल है सर? ठीक, हाल बहुत बढ़िया भाई एकदम। तामे बताओ तारा हाल कैसा है? अब देखिएगा, ये जो मोतीलाल मदान है इससे दो तीन क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। मोतीलाल जो मदान है बच्चों, मोतीलाल मदान का नाम आया है ना, तो मोतीलाल मदान से क्वेश्चन दो तीन कवर कर लेते हैं। मोतीलाल मदान जो है, एक तो बच्चों इनको ध्यान रखना है, भारत में पशुओं का क्लोन निर्माता कहा जाता है। पशुओं के बहुत सारे क्लोन इन्होंने तैयार किए हैं। पशुओं का क्लोन निर्माता कौन है? मोतीलाल मदान। अच्छा, भैंस का काटड़ा हुआ है सर। ठीक है। अच्छा, मैंने बछड़ा बोल दिया था क्या? हाँ भाई, बछड़ा नहीं रहे, काटड़ा होगा, काटड़ा। ठीक है, जितना पड्डा बोलते हैं, हाँ क्या बोलते हैं? पड्डा। सही बात है। चलिए, बिल्कुल यह बात सही कहा भाई हम। ठीक है, बाकी मैं हूं तो गामा में था, बस दिमाग में बछड़ा घुस गया था, काटड़ा कौन घुसा? बाकी काटड़ा होगा भाई। काटड़ा बोल लो, कटड़ा बोल लो, पड्डा बोल लो। ठीक है। हाँ, भैंस का बछड़ा नहीं, गाय का हुआ बछड़ा। चलो कोई ना, फिर भी तो हम समझ गए होंगे। मोतीलाल जो मदान है बच्चों, आगे ध्यान रखना है, इनको पद्मश्री 2022, पद्मश्री हरियाणा के 5 लोगों को मिला, जिसमें से एक साइंटिस्ट रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बोलेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फील्ड भी ध्यान रखना भाई, सीईटी के पेपर के अंदर देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे कि मोतीलाल मदान को कौन से क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। और इनको हरियाणा विज्ञान हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार 2020 बच्चों दिया गया था। ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ और चर्चा करें। इस इंस्टीट्यूट ने एक और कारनामा कर दिखाया, भैंस का प्रथम क्लोन, भैंस का प्रथम क्लोन। अब देखिएगा, एक होता है क्लोन और एक होता है आईवीएफ। क्लोन का मतलब तो होता है
सेम शकल वाला, ठीक है, यानी कि लैब के अंदर मेरे जैसा ही एक और आदमी तैयार कर दे तो इसका मतलब वो मेरा क्लोन होगा, ठीक है। और आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कृत्रिम रूप से, ठीक है। तो भैंस का जो प्रथम क्लोन तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड बच्चों एनडीआरआई के नाम है, ठीक है। क्लोन का जो नाम रखा गया वो रखा गया गरिमा, और ये बनाया गया 2010 में। भैंस का नाम क्या रखा गया? गरिमा रखा गया बच्चों, ठीक है। पहला क्लोन भैंस का गरिमा 2010 में। अब गरिमा से बच्चों तैयार किए गए क्या? कटड़े, ठीक है। और गरिमा का जो पहला कटड़ा है वो 2013 में तैयार किया गया, उसका नाम रखा गया महिमा। गरिमा से 2 कटड़े, गरिमा से जो 2 कटड़े तैयार किए गए उसमें एक का नाम रखा गया महिमा, और महिमा नाम का जो कटड़ा है ये 2013 में तैयार किया गया। और एक और कटड़ा तैयार किया गया करिश्मा। ये जो करिश्मा नाम का कटड़ा है बच्चों ये 2014 में तैयार किया गया। 2013 वाला जो कटड़ा है ये दुनिया के अंदर पहला कटड़ा है बच्चों जो क्लोन से तैयार किया गया है, ठीक है। पढ़ लोगे ऐसे? ऐसे पढ़ लोगे ना भाई। एचएसएससी क्या या उससे ऊपर यूपीएससी भी हो, तुम्हारा क्वेश्चन हरियाणा जीके में गलत नहीं होगा यदि तुम ऐसे पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। और यदि हल्के में ले जाओगे तो फिर पेपर हल्के में ले जाएगा तुम्हें। चलो, अब एनडीआरआई का हुआ काम तमाम। एनडीआरआई पहला इंस्टीट्यूट हुआ हमारा कंप्लीट। अगला इंस्टीट्यूट देख लो अब तुम। अगला इंस्टीट्यूट है गन्ना प्रजनन केंद्र, शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर इसे बोल दिया करते हैं, गन्ना प्रजनन केंद्र। और गन्ना प्रजनन केंद्र जो है बच्चों इसको हम ब्रीडिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। ब्रीडिंग सेंटर भी बोल सकते हैं। ये आपका करनाल के अंदर है। गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन तो यमुनानगर में, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? करनाल में। और इसकी स्थापना पक्की पूछेगा आपसे, इसकी स्थापना हुई थी सन 1932 1932 के अंदर। 1932 में इसे स्थापित किया गया था। शुगर केन ब्रीडिंग सेंटर के बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है हरियाणा ग्रामीण, ग्रामीण को बोल देंगे रूरल विकास, विकास को बोल देंगे डेवलपमेंट, और संस्थान, संस्थान को बोल देंगे इंस्टीट्यूट। और इसकी शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछ ले तो हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, HRDI। बच्चों है कहां पर ये? सर ये है नीलोखेड़ी के अंदर। और नीलोखेड़ी में इसकी स्थापना कब हुई है? 1990 में। 1990 के अंदर नीलोखेड़ी में इसकी स्थापना हुई। सर ये जो इंस्टीट्यूट है कोई ना कोई काम भी करता होगा? बिल्कुल करता है बच्चों। तो इसका काम क्या होता है इंस्टीट्यूट का? गांव को आदर्श गांव घोषित करना। गांव को आदर्श गांव कौन घोषित करता है? यही करता है बच्चों। गांव को आदर्श गांव घोषित करना, ठीक है बच्चों। और हरियाणा का पहला आदर्श गांव कौन सा पढ़ते हो तुम? सुई गांव पढ़ते हो भिवानी के अंदर।
तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उन्नीस सौ नब्बे कर ले सोनिया, 1990, 1990। जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों, आगे बढ़ेंगे फिर। भाई जो मैं लिखवा रहा हूं ना उसको तुम मान लिया करो यार, बहस मत किया करो क्लास में, ठीक है। सर ये 88 आएगा, 89 आएगा, सर 92 आएगा, 93 आएगा, सर 22 आएगा, 23 आएगा, सर बहस मत किया करो, जो बोलता हूँ बस चुपचाप लिख लिया करो, मान लिया करो तुम थोड़ा सा ये मान लिया करो कि मुझे एक्सपीरियंस है और तुम लोगों से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तुम्हें इतने हरियाणा जी के पढ़ने में समय नहीं गुजारते हो, मैं पढ़ाने में गुजारता हूँ, है ना। जो लिख रहा हूँ बस मान लिया करो उसको तुम यार, बहस करोगे कोई फायदा नहीं है। तो तुम एक ऐसी एप्लीकेशन पे जुड़े हो जहां डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा माइंड में, जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेसी के साथ डेटा है, 99 भी नहीं, 100%। और बोलिएगा, यदि जहां मैं लिखता हूं बोर्ड के ऊपर, यदि ये तुम्हें पेपर में ना मिले और तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए ना, तब भी मैं ठीक करवाने का मादा रखता हूं बच्चों, ठीक है। तो बस चुपचाप लिखते रहा करो, कुछ नया पूछने की जिज्ञासु हो तो नया पूछो आप। हाँ बस मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानते बहुत देर में हो तुम। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगला इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है CSSRI। CSSRI की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में क्या बोल देंगे? सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय, मिट्टी, लवणता अनुसंधान संस्थान। लवणता वाली मिट्टी कौन सी होती है? जो सेम वाले एरिया में आपको मिले। सेम वाला एरिया कौन सा होता है? वो एरिया जहां पर उस क्षेत्र की मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, या पानी उस क्षेत्र के अंदर मिट्टी के ऊपर पड़ा रह रह के एक सफेद रंग की लेयर तैयार कर देता है, जिसे गांव में नूनी बोल देते हैं, उसी को लवणता बोलते हैं। और ये लवणता कहाँ आती है? जहां पर धान की खेती की जाती है। और हरियाणा की कितने परसेंट भूमि लवणता से ग्रसित है? 33% भूमि। हरियाणा के टोटल एरिया का 1/3 क्षेत्र लवणता से ग्रसित है मेरे बच्चों। तो ये लवणता आती क्यों है, कैसे इसे दूर किया जाए, इन्हीं बातों के लिए बच्चों एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया, जिसे हम CSSRI बोलते हैं। यदि हम बात करें इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई सर, तो स्थापना सबसे पहले
1 मार्च 1969 को हिसार की गई थी बच्चों। सर हमने तो करनाल पढ़ा था, अब करनाल भी बताऊंगा। स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? हिसार में। लेकिन फिर बच्चों इसका स्थानांतरण होता है, हिसार से इसको लाया जाता है करनाल। स्थानांतरण हिसार से करनाल, और हिसार से करनाल इसका जो स्थानांतरण किया जाता है वो अक्टूबर 1969 के अंदर। अक्टूबर 1969 के अंदर। तो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त हो जाए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी। और मेरे बच्चों आप लोगों को हिसार बोल के आना है, बाकी बच्चे करनाल बोल के आएंगे। करनाल में इसका स्थानांतरण हुआ था, पहले ये हिसार में स्टैब्लिश हुआ था। CSSRI के बाद अगला इंस्टीट्यूट है DWR। DWR की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। स्थापना की हम बात करें तो 1978 करनाल। इसी को बच्चों हम बोल देते हैं केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय गेहूं व जौ अनुसंधान केंद्र, और इसी को बोल दिया जाता है कृत्रिम गेहूं जीन बैंक। कृत्रिम गेहूं जीन बैंक। बच्चों ये जो DWR है ये कब स्थापित किया गया? 78 में। लेकिन 78 से पहले गेहूं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसे बोलते हैं गेहूं सुधार कार्यक्रम। तो पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि DWR की स्थापना कब की गई और 1978 ऑप्शन में ना दे रखा हो तो घबराना नहीं है। भारत के अंदर बच्चों एक कार्यक्रम चलाया था जिसे हम बोलते हैं गेहूं सुधार कार्यक्रम। और भारत के अंदर जो ये गेहूं सुधार कार्यक्रम है ये 1965 के अंदर, 1965 के अंदर ये शुरू हुआ था। तो 78 यदि आपको ऑप्शन में ना मिले ना तो गोला भर के आइएगा 65 के नाम का, ठीक है, 65 के नाम का। तो ये है आपका DWR। सर नोट करने का टाइम दो भाई, नोट करना दोबारा जब आप देखो, कितना आराम से तो पढ़ा रहा हूं, अभी भी तुम्हें फिर नोट करने का टाइम चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। यह है बच्चों करनाल के अंदर, और स्थापना हुई है इसकी 1984 में। हिंदी में बोल देंगे राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल ब्यूरो ऑफ, इंस्टीट्यूट से बड़ा रूप होता है ब्यूरो, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिक,
जब ब्यूरो वर्ड आ जाता है जुड़कर तो आपको एक साल आगे कर लेना है इसको। 1985 1985 इंस्टीट्यूट 84 के अंदर, ब्यूरो कब खोला गया? 85 के अंदर 1985। नेक्स्ट है मेरे बच्चों यहां पर एफएसएल। एफएसएल की फुल फॉर्म होगी फोरेंसिक साइंस लैब। एफएसएल की जो स्थापना की गई वो 1973 में रोहतक। तो फिर इसका भी क्या हुआ होगा? स्थानांतरण हुआ होगा, बिल्कुल। तो किसी भी अपराधी को बच्चों सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, उसके लिए जो पुख्ता सबूत तैयार किए जाते हैं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस के द्वारा, वो मेडिकल करवाया जाता है दोबारा से पुलिस के द्वारा सबसे बड़ी लैब एफएसएल के अंदर। इसीलिए ये हमेशा पुलिस वाले एरिया में आपको नजर आएगी। और एफएसएल कहाँ है? अपने हरियाणा की जो पुलिस एकेडमी है मधुबन, आज वहां पर आपको एफएसएल देखने को मिलेगी। तो इसका स्थानांतरण जो है वो रोहतक से मधुबन करनाल कर दिया जाता है। रोहतक से मधुबन ये लाई जाती है 1976 के अंदर, 1976। एफएसएल के बाद नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का मतलब है सब्जियों की गुणवत्ता का केंद्र। और ये है बच्चों गरोंडा के अंदर। इसकी स्थापना 2011 के अंदर की गई थी और 2011 में इसे स्थापित किया गया गरोंडा में। गरोंडा कहाँ है? करनाल के अंदर। बच्चों ध्यान रखें, तो ये इजराइल देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। इजराइल देश के सहयोग से स्थापित ये किया गया। खेतीबाड़ी के क्षेत्र में इंडिया और इजराइल एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट को बोलते हैं इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। तो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत ये बच्चों प्रदेश में पहला सेंटर रहा है। अभी तक हरियाणा में 6 सेंटर स्थापित हो चुके हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हम बात करें खेतीबाड़ी के क्षेत्र में, तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गरोंडा के अंदर स्थापित किया गया बच्चों। अब हम बात करेंगे एनसीसी अकादमी की, नेशनल कैडेट कोर। 700 कैडेट्स को 100 प्रशिक्षक यहां पर ट्रेनिंग दिया करेंगे। इसी महीने में नवंबर 2022 में ये एनसीसी अकादमी बनके तैयार होगी और अगले साल दिसंबर से यहाँ पर बच्चे एनसीसी के लिए जा सकेंगे। ये एनसीसी अकादमी अराईपुरा गांव के अंदर बन रही है। अराईपुरा गांव, और अराईपुरा गांव है गरोंडा तहसील का गांव। ठीक है बच्चों, और यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो 2022 से नोट कर लीजिएगा, नवंबर 2022 में यह बनके तैयार हो चुकी होगी एनसीसी अकादमी। एनसीसी अकादमी के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर बागवानी लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
उसे बोलते हैं उद्यान प्रशिक्षण केंद्र। और मेरे बच्चों उद्यान जो प्रशिक्षण केंद्र है ना, यह है आपका उचानी गांव के अंदर। कला का मतलब बड़ा होता है, उचानी कला गांव के अंदर ये उद्यान प्रशिक्षण केंद्र है। नेक्स्ट यहां पर मुर्गी पालन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे बोलते हैं पोल्ट्री प्रशिक्षण। पोल्ट्री जो प्रशिक्षण है मेरे बच्चों, ये आपका नीलोखेड़ी के अंदर भी है और करनाल के अंदर भी, दो जगह मुर्गी पालन के लिए बच्चों ट्रेनिंग दी जाती है, नीलोखेड़ी और करनाल में। और कोई लंबी ट्रेनिंग नहीं होती है, मात्र 21 दिन के अंदर तुम मुर्गी पालना सीख जाओगे। मात्र कितने दिन में? 21 दिन में मुर्गी पालना तुम सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में। उम्मीद करता हूँ सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर भी डाउट आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरियाणा जीके के अंदर तुम लोगों को फुल कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि 25 में से मैं 16-17 क्वेश्चन नहीं, 25 में से मैं कम से कम 24 क्वेश्चन ठीक करूं। इस तरीके से हमें तैयारी करनी है इस बैच के अंदर। ठीक है, इस बैच में हम 15-16 नंबर के लिए नहीं लड़ेंगे, हम बच्चों 24 और पूरे के पूरे 25 नंबर के लिए लड़ेंगे। तो क्लास जो है वो चलती रहेंगी रेगुलर, आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट देता रहूंगा। पेपर यदि पहले आ जाता है तो क्लास बढ़ा देंगे, 2 क्लास कर लिया करेंगे दिन में। ठीक है, तो शुरुआत 1 से कर रहा हूं, तो एक बार तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्पीड भी बढ़ाता जाऊंगा और धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हमने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि तुम मेरे शब्दों को कैच करना सीख जाओगे। अच्छे तरीके से तुम लोग बेहतर होते चले जाओगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह, समय जो होगा वो मॉर्निंग का ही होगा, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। CCSRI का स्थानांतरण, स्थानांतरण अक्टूबर 1969, अक्टूबर के महीने में, 10वां महीना जो होता है अक्टूबर का महीना। रजत महिला पीडीएफ नहीं मिलेगी छोटे भाई, पीडीएफ पढ़ने के लिए दे सकता हूं मैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, और जो पीडीएफ मांगते हैं वो पीडीएफ मत मांगा करो मेरे से, मैं तुम्हें किताब ला के दे रहा हूं। जैसा मैं यहां लिख रहा हूं सेम डिट्टो लैंग्वेज में, बेहतर से बेहतर कंटेंट की आपको कम से कम 20 से 25 दिन में एक जबरदस्त किताब दे दूंगा, और एक रिजनेबल प्राइस में, आपको ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी। तो जो बच्चा नोट्स नहीं बना सकता है, टेंशन मत लेना, पीडीएफ को छोड़ के क्लास को 2-3 बार देख लिया करो, स्पीड बढ़ा बढ़ा के, और उसके बाद पढ़ने के लिए मैं आपको 15-20 दिन के अंदर एक अच्छी मार्केट में बुक अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे यूट्यूब के ऊपर जल्दी ही, मंडे से कोशिश करूंगा कि एक सेशन रात को हम करें, और सारे के सारे बच्चे वहां पर आप आइएगा और मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है।